सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब के स्पीच को हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। आज के अंबेडकर संदेश में बाबा डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 से पेज नंबर 6 और 7 से हम संदर्भित कर रहे हैं आज का अंबेडकर संदेश। हमारा आपसे निवेदन है कि अंबेडकर संदेश को शुरू से अंत तक जरूर सुने, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने जो बात कही है, जो भाषण दिया है, वो भाषण हर अंबेडकरवादी, हर बुद्धवादी, हम यहाँ तक कहते हैं हर भारतवासी को जानना चाहिए कि आखिर बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में क्या क्या डिमांड किया था और किस आधार पर डिमांड किया था। हर भारतवासी को, हर देशवासी को मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में किस तरह से अपनी बात को, अपने पक्ष को, दलितों के पक्ष को रखा था। आइए तो शुरू करते हैं आज का अंबेडकर संदेश BBAIC सारनाथ वाराणसी से। बाबा साहब कहते हैं कि महोदय, मैं एक बात की ओर आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने दलित वर्गों का पक्ष प्रस्तुत करते समय डोमिनियन स्टेटस शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने इस शब्दावली का प्रयोग इसलिए नहीं किया कि मैं इसका अभिप्राय नहीं समझता और ना ही इसका यह अर्थ है कि दलित वर्ग भारत को डोमिनियन स्टेट्स दिए जाने के विरोधी हैं। इस शब्दावली का इस्तेमाल न करने के पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि दलित वर्ग क्या चाहते हैं उसको इसका संप्रेषण नहीं हो पाता। दलित वर्ग भारत के लिए सुरक्षोपाय सही डोमिनियन स्टेट्स चाहते हैं, किंतु इस प्रश्न पर वे बल देना चाहते हैं कि डोमिनियन भारत का कैसे संचालन किया जाएगा, राजनीतिक सत्ता का केंद्र कहाँ होगा, ये सत्ता किसके हाथों में होगी, क्या दलित वर्ग उसके वारिस होंगे, उनके लिए ये विचारणीय प्रश्न है। दलित वर्ग ये अनुभव करते हैं कि जब तक नए संविधान के निर्मात्री राजनीतिक मशीनरी विशिष्ट प्रकार की नहीं होगी, दलित वर्गों की राजनीतिक सत्ता में रत्ती भर भी साझेदारी नहीं होगी। नए संविधान का निर्माण करते समय भारत की सामाजिक व्यवस्था के कुछ ठोस तथ्यों को ध्यान में अवश्य रखा जाना चाहिए। इस बात को मानकर चलना होगा कि यहाँ की सामाजिक व्यवस्था उच्च वर्ग के लिए आदर और निम्न वर्ग के लिए घृणा की अन्यायपरक मान्यताओं पर आधारित है। इसलिए वर्ग और जाति पर आधारित इस व्यवस्था में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए आवश्यक समता और बंधुत्व की मानवीय भावनाओं के विकास की कोई संभावना नहीं है। इस बात को भी मानना होगा कि यद्यपि बुद्धिजीवी भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, किंतु ये सभी उच्च वर्ग से आते हैं। यद्यपि ये देश हित की बात करते हैं और राजनीतिक आंदोलनों का नेतृत्व करते हैं, किंतु वे जातिगत संकीर्णताओं का परित्याग नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में दलित वर्ग ये चाहते हैं कि राजनीतिक तंत्र ऐसा हो जो समाज के मनोविज्ञान के अनुकूल हो, अन्यथा आप एक ऐसे संविधान का निर्माण करेंगे जो चाहे कितना ही संतुलित क्यों ना हो, वह एक विकृत संविधान होगा और जिस समाज के लिए उसे बनाया जाएगा उसके लिए उपयुक्त नहीं होगा। सामान्य साथियों, इससे पहले कि हम अंबेडकर संदेश आगे प्रस्तुत करें, आपसे हमारा विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि अगर अभी भी आपने हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन के साथ में, तो बिना विलंब के अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर दिन सुबह 5 बजे हम अंबेडकर संदेश लेकर उपस्थित होते हैं। बस आगे कहते हैं अपने स्पीच में गोलमेज सम्मेलन में बोलते हुए, लंदन में बोलते हुए, और ये बाबा साहब का जो स्पीच है हम आपको बता दें 20 नवंबर 1930 को बाबा साहब स्पीच दे रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि इस विषय पर अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि दलित वर्गों की समस्या एक सामाजिक समस्या है और उसका समाधान राजनीति में नहीं है। हम इस विचार का जोरदार विरोध करते हैं। हम ये महसूस करते हैं कि जब तक दलित वर्गों के हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं आती, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। बादशाह कहते हैं कि ये सत्य है और हमारे विचार में इसके अलावा और कुछ सत्य हो ही नहीं सकता कि दलित वर्गों की समस्या मुख्य रूप से एक राजनीतिक समस्या है और उसे ऐसा ही माना जाना चाहिए। हम जानते हैं कि राजनीतिक सत्ता अंग्रेजों के हाथ से निकलकर ऐसे लोगों के हाथों में जा रही है जिनका हमारे जीवन पर अत्यधिक आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक प्रभुत्व है। हम चाहते हैं कि सत्ता का हस्तांतरण हो, चाहे स्वराज्य का विचार अतीत में
हम पर किए गए जुल्म, अत्याचार और अन्याय की याद दिलाता हो और हो सकता है कि स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात हमें पुनः उन जुल्मों और अत्याचारों का शिकार होना पड़े। हम इस आशा पर यह खतरा भी उठाने के लिए तैयार हैं कि अपने देशवासियों के साथ साथ हमें भी राजनीतिक सत्ता में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। उससे हम एक ही शर्त पर स्वीकार करेंगे कि हमारी समस्याओं के समाधान में विलंब नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने किसी चमत्कार के होने की पहले ही लंबी प्रतीक्षा की है। जब जब अंग्रेजी सरकार में और प्रतिनिधित्व देने के लिए कदम उठाए हैं, हर बार दलित वर्गों को जानबूझकर छोड़ दिया गया है। राजनीतिक सत्ता में उनके दावे पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं और अब हम इसे और सहन नहीं करेंगे। सामान्य राजनीतिक समझौते के साथ ही हमारी समस्या का समाधान किया जाना चाहिए और उसे भावी शासकों की सहानुभूति और सद्भावना की बालू पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। दलित वर्ग इस बात पर क्यों जोर दे रहे हैं, इसके स्पष्ट कारण है। बस आगे कहते हैं कि यह सर्वविदित है कि जिस व्यक्ति के पास सत्ता होती है वह उस व्यक्ति की अपेक्षा अधिक ताकतवर होता है जिसके पास यह नहीं होती। हम सभी जानते हैं कि जिनके पास सत्ता होती है वे उनके पक्ष में यह सत्ता छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होते जो सत्ता के बाहर होते हैं। अतः हमें आशा नहीं है कि हमारी सामाजिक समस्या का समाधान होगा। आज हम जिन्हें सत्ता और सम्मान के सिंहासन पर आरूढ़ करने के लिए सहायता कर रहे हैं, उन्हें हटाने के लिए हमें एक और क्रांति करनी होगी, तभी सत्ता हमारे हाथों में आ सकेगी। अपनी सुरक्षा के लिए अत्यधिक विश्वास कर बर्बाद हो जाने के बदले अपनी दुश्चिंताओं और आशंकाओं के कारण हमसे कोई घृणा करे, हम इसे अधिक पसंद नहीं करेंगे। इस बात पर बल देना उचित है कि हमारी समस्या के समाधान के लिए एक ऐसा अनुकूल राजनीतिक तंत्र हो जिससे हमारा भी उस पर कुछ अधिकार हो। हम उनकी इच्छा पर निर्भर नहीं रह सकते जो उस तंत्र पर अपना निरंकुश अधिकार जमाने के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं। बस आगे कहते हैं कि दलित वर्ग अपनी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए किस प्रकार का राजनीतिक तंत्र चाहते हैं, इसके बारे में मैं अधिवेशन को उचित समय पर बताऊंगा। इस समय मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि यद्यपि हम एक उत्तरदायी सरकार चाहते हैं। उत्तरदायी सरकार क्या होती है? उत्तरदायी सरकार जो जनता की हो, जनता के द्वारा चुनी गई हो और जनता के लिए हो। बस आगे कहते हैं किंतु हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जिसमें केवल शासक बदल जाए। यदि कार्यपालिका को उत्तरदायित्वपूर्ण बनाना है तो विधायिका को वस्तुतः पूरी तरह एक प्रतिनिधि संस्था बनाया जाना होगा। मेरे साथी इतनी बात बाबा साहब यहाँ पर बड़े साहसिक तरीके से कहते हैं। बस आगे कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय, खेद है मुझे अपनी बात इतने स्पष्ट शब्दों में कहनी पड़ी है। इसका कोई विकल्प नहीं था। दलित वर्गों का कोई मित्र नहीं है। सरकार ने अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए अभी तक उनका इस्तेमाल किया है। हिंदू उन पर अपना दावा उनको अधिकारों से वंचित करने अथवा यूँ कहना चाहिए उनके अधिकारों को हड़पने के लिए करते हैं। मुसलमान उनके पृथक अस्तित्व को इसलिए मान्यता नहीं देते क्योंकि उनको भय है कि एक प्रतिद्वंदी को शामिल करने से उनके अधिकार कम हो जाएंगे। सरकार द्वारा दबाए, हिंदुओं द्वारा सताए, मुसलमानों द्वारा उपेक्षित दलित वर्ग बिल्कुल ऐसी निस्सहाय एवं दयनीय स्थिति में है जिसकी कोई मिसाल नहीं है और इसकी ओर मुझे आपका ध्यान आकर्षित करना पड़ा है। चर्चा के लिए रखे गए एक अन्य प्रश्न के बारे में मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस विषय को एक सामान्य बहस के साथ जोड़ दिया गया है। यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर बहस के लिए एक सत्र की आवश्यकता है। सरसरी उल्लेख से इस विषय के साथ न्याय नहीं हो सकता। यह ऐसा विषय है जिसमें दलित वर्गों की गहरी रुचि है और वे इसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय मानते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपायों के रूप में हम चाहते हैं कि बहुसंख्यकों के कुशासन से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार को प्रांतीय बहुसंख्यकों पर प्रभावी अंकुश लगाना चाहिए।
भारतीय होने के नाते भारतीय राष्ट्रवाद में मेरी गहरी रुचि है और मैं ये स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि एकात्मक शासन प्रणाली में मेरा अटूट विश्वास है और इसमें किसी प्रकार के विघ्न की बात मुझे विचलित कर देती है। भारतीय राष्ट्र के निर्माण में एकात्मक शासन प्रणाली की जबरदस्त भूमिका रही है। एकीकरण की प्रक्रिया जो एकीकृत शासन प्रणाली के कारण आरंभ हुई अभी तक पूरी नहीं हुई है और निर्माण काल में और इस प्रक्रिया के पूरी होने से पहले इस शक्तिशाली प्रणाली को समाप्त करना अनुचित होगा। तथापि जिस रूप में इस प्रश्न को प्रस्तुत किया गया है उसका मात्र एक सैद्धांतिक महत्व है और यदि यह सिद्ध कर दिया जाए कि स्थानीय स्वायत्तता एकात्मक शासन प्रणाली के प्रतिकूल नहीं है तो मैं संघीय शासन प्रणाली पर विचार करने के लिए तैयार हूं। महोदय, दलित वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में उनकी ओर से मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। भारतीय होने के नाते मैं आपकी अनुमति से एक दो शब्दों में ये बताना चाहता हूं कि हम किस स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस संबंध में इतनी बातें कही गई हैं कि इसकी गंभीरता के संबंध में मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता। यदि मैं इस आंदोलन का मूक दर्शक नहीं हूं, इस संबंध में मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या हम समस्या के समाधान के लिए सही दिशा में जा रहे हैं। उसका समाधान केवल इस पर निर्भर करेगा कि ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल के सदस्य क्या रुख अपनाते हैं। मैं उनसे केवल यही कहना चाहूँगा कि यह उन्हें तय करना है कि समस्या का समाधान समझौते से करना है अथवा बल प्रयोग से, क्योंकि यह केवल उन्हीं की जिम्मेदारी है जो बल प्रयोग करना चाहते हैं और जिन्हें विश्वास है कि इससे स्थिति सुधरेगी। मैं उन्हें राजनीतिक दर्शन के महान विद्वान एडमंड बर्क के स्मरणीय शब्दों की याद दिलाना चाहता हूं, जब अंग्रेजी राष्ट्र अमेरिकी उपनिवेशों की समस्या का सामना कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि बल प्रयोग से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं होता है। यह नीति थोड़े देर के लिए तो सफल हो सकती है किंतु इससे पुनः दमन की जरूरत समाप्त नहीं होती। जिस राष्ट्र को बार बार जीतना पड़े उस पर शासन नहीं किया जा सकता। दमन से अनिश्चय की स्थिति समाप्त नहीं होती। दमन से हमेशा आतंक पैदा नहीं होता और शस्त्र और सेना से विजय नहीं होती। यदि आप सफल नहीं होते तो कोई विकल्प शेष नहीं रहता। समझौते की कोई आशा नहीं बचती। सत्ता और प्राधिकार कभी कभी दयालुता दिखाकर प्राप्त किए जा सकते हैं किंतु उन्हें निरुपाय और पराजित हिंसा द्वारा भिक्षा के रूप में कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। शक्ति के बल पर समस्या के समाधान के विरुद्ध ये भी आपत्ति है कि उससे जिस चीज को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं वह विकृत हो जाती है। जनता की वफादारी को जीतने के लिए लड़ाई की जाती है वह प्राप्त नहीं होती, अपितु हाथ लगती है निंदा, अवज्ञा, विनाश। भाषा कहते हैं कि आप सभी जानते हैं कि यह कितनी मूल्यवान और अच्छी सलाह थी। आपने इस सलाह को माना नहीं और इसके लिए आपको अमेरिका महाद्वीप से हाथ धोना पड़ा। आपने जब इसे माना तो उससे आपका भला हुआ। शेष डोमिनियन आपके साथ हैं। जो लोग समझौते की नीति अपनाना चाहते हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक ऐसी धारणा बन गई है कि प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों को यहाँ डोमिनियन स्टेट्स के पक्ष और विपक्ष में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है और जिस पक्ष का पलड़ा भारी होगा डोमिनियन स्टेट्स देना अथवा न देना उस पर निर्भर करेगा। जो लोग तर्क वितर्क के लिए तैयार हो रहे हैं मैं उनसे पूरे आदर के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर तर्क के सूत्र के आधार पर निर्णय करने से बड़ी और कोई भूल नहीं हो सकती। मेरा तार्किकों के साथ कोई झगड़ा नहीं है किंतु मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि वे अपने निष्कर्षों के लिए सही तर्कों का चयन नहीं करेंगे तो निश्चय ही उसके विनाशकारी परिणाम होंगे। मुझे भय है कि इस बात को पूरी तरह महसूस नहीं किया जा रहा है कि देश की वर्तमान मानसिकता को देखते हुए ऐसा कोई संविधान सफल नहीं होगा जो अधिकांश जनता को मान्य ना हो। वह दिन चले गए जब आप जैसा भी निर्णय लेते थे भारत उसे मान लेता था। अब वह समय कभी वापस नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका संविधान मान्य हो तो आप उसे तर्क पर नहीं जनता की सहमति के आधार पर बनाएं। ये बात क्रांतिकारी बात बाबा साहब कहते हुए अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मेरे साथियों अपनी बात को यहाँ पर रोकते हैं। पूर्ण अधिवेशन के तहत 20 नवंबर 1930 का एक क्रांतिकारी भाषण हमने आपके समक्ष रखा।
अगले अम्बेडकर संदेश में पूर्ण सम्मेलन की समिति 16 दिसंबर 1930 को बाबा साहब ने क्या कुछ कहा, हम आपके समक्ष लेकर जल्द ही उपस्थित होंगे। आज का अम्बेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ प्रश्न यही है जो प्रश्न हम शुरुआत में लेकर चले थे, आपको बताना है कि दलित वर्गों की समस्या मुख्य रूप से बाबा साहब की नज़र में किस तरह की समस्या है। क्या दलित वर्गों की समस्या राजनीतिक समस्या है या सामाजिक समस्या है? मेरे साथियों, ये दो ही शब्दों में आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा बेल आइकन के साथ में। इसी के साथ इस निवेदन के साथ कि क्योंकि अम्बेडकर संदेश में इस समय गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही, मेरे साथियों, गोलमेज सम्मेलन अगर समाज समझ गया तो बाबा साहब के आंदोलन की जो दिशा है, बाबा साहब के जीवन संघर्ष की जो दिशा रही है, वो दिशा समाज समझ जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने इस अम्बेडकर संदेश को अंत तक वॉच किया है, सुना है, और आपने बाबा साहब के इस स्पीच को बहुत गौर से सुना है। और इसका जो प्रथम भाग कल के अम्बेडकर संदेश में लेकर उपस्थित हुए थे, अम्बेडकर संदेश नंबर 892, उसको यदि आपने नहीं सुना है तो पहले उसको सुनिए और इसके बाद फिर इसको सुनिए, तो पूरा स्पीच बाबा साहब का सुनेंगे, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। समाज साथियों, ये बात समाज को समझाने के लिए आप अगर शेयर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन आप ईमानदारी से नहीं करते हैं, क्योंकि जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है वो ज्ञान समाज तक जाना चाहिए, और यही तरीका होता है सामाजिक आंदोलन को गति देने का। इसलिए मेरे साथियों, विनम्रता पूर्वक हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस अम्बेडकर संदेश को आप शेयर जरूर कीजिएगा सभी अम्बेडकरवादियों को, सभी बुद्धवादियों को, सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर। इसी के साथ दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।